MBBCS की प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो 10 प्रमुख विषय आते हैं MBBCS के GS पेपर 1 में, जिनको आज हम देखेंगे आखिर आते क्या हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले जो हमारा विषय है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। मध्य प्रदेश का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश जैसे तोमर, समझ ही रहे हैं कहाँ से संबंधित है, ग्वालियर से संबंधित है। होलकर, होलकर कहाँ से संबंधित है? होलकर आपके इंदौर से संबंधित है। इंदौर समझ रहे हैं आप कहाँ पे? फिर उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है? तो झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह जो है ये मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। तो यही सारी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तीसरा है जैसे प्रमुख कलाएँ, साहित्य, स्थापत्य कला। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब जैसे बाघ केव है, यहाँ पे 9 गुफाएँ हैं। उनमें से एक केव जो है वो रंग महल कहा जाता है, रंग महल। तो ये संस्कृति, कला, स्थापत्य से संबंधित है। यहाँ पे कलाओं में कि कौन कौन से महान व्यक्ति भी हुए हैं। तो तानसेन जो तबला वादक थे, गाने में माहिर थे। कहा जाता है कि अगर गाते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी घटनाएँ उनके बारे में। ये भी बिहार, मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रमुख जनजातियाँ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पाए जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब क्या है? सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब जैसे भील और गोंड, जो गोंड सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और भील दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है उसको भी देखते हैं। त्यौहार, लोक संगीत, कलाएँ, साहित्य, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, धार्मिक और पर्यटन स्थल। धार्मिक और पर्यटन स्थल सांची वर्ल्ड फेमस है। और पर्यटन स्थल में हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पे वन है। तो वन से यहाँ से मेरा तात्पर्य क्या है कहने का? नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, जू है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रमुख जनजातियाँ और व्यक्तित्व। तो वही जनजातियों में, क्योंकि मध्य प्रदेश भरा पड़ा हुआ है जनजातियों से, और प्रमुख जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बाद। अब जो हमको जानना है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। सॉरी, मध्य प्रदेश का भूगोल नहीं होगा। अब जो हमको जानना है वो मध्य प्रदेश का इतिहास है। मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या क्या हमको जानना है वो हम जान चुके हैं, ठीक है। अब भारत का इतिहास के बारे में बात करें। प्राचीन और मध्यकाल भारत में इतिहास का प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था। उसके बाद 19वीं 20वीं शताब्दी का सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज, बेसिकली विडो पे, गर्ल्स पे ज़्यादा फोकस किया। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? आर्य समाज क्या था?
ब्रह्म समाज क्या था, इसके बारे में आपको यहाँ से जानना ज़रूरी हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है, मध्यकालीन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या हुआ था, प्रमुख चीज़ें क्या थी, तो ख़ास तौर पे मुग़ल एरा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जहांगीर किसके बेटे थे, जहांगीर का और क्या नाम था, जहांगीर किसके बाद आए थे, अकबर के बाद आए थे, उनके पहले कौन था, ठीक है, बाबर कौन थे, हुमायूं कौन थे, शेरशाह सूरी कौन थे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। इसमें खास तौर पे मध्य प्रदेश का क्या योगदान है ये भी ध्यान में रखना है। गांधी जी इन तीनों से रिलेटेड थे, और जो हमारे राष्ट्रीय लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, श्री राजा गोपालाचारी, INC, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इनके बारे में तो जानना जरूरी है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण होने पर ये भी इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हैं कि 565 हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे जो बाद में समाप्त हुए। हालांकि 3 कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहे थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इनको बाद में मिला लिया गया। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं भारत के भूगोल पर। यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो एक बार मध्य प्रदेश फिर एक बार भारत, इस तरह की इसमें जैसा मध्य प्रदेश पीसेस ने निकाला है सिलेबस, उसमें इस प्रकार। तो मध्य प्रदेश के वन, वनपजब, वनजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ। तो आप जान रहे हैं विंध्याचल भी मध्य प्रदेश से ही है, सतपुरा भी मध्य प्रदेश में है, महादेव, महाकाल, नर्मदा बहती है, तापी बहती है, कहाँ से बहती है, महाकाल है यहाँ पे, यहाँ से छिपरा बहती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी मध्य प्रदेश से। जलवायु, क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट क्योंकि मध्य देश है और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत का नॉर्मल जो आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या बात कर रही जा रही है कि प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैंने पर्वतों का बताया, विंध्या है, सतपुरा है, महादेव है, ठीक है। तो ये सब पर्वत किस चीज़ से बने हैं ये आपको जानना होगा। ये जिस चीज़ से बने हैं उन पर्वतों में क्या क्या मिनरल पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे सिंगरौली का नाम आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा प्रदूषण पूरी दुनिया में पैदा करता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और उसकी कुछ यूनिट उत्तर प्रदेश में भी आती है, और काफ़ी सारी यूनिट है, ठीक है। पन्ना के बारे में आपने सुना होगा, पन्ना एकमात्र खदान है जहाँ से हीरे निकलते हैं, और अभी मध्य प्रदेश में बनने वाला है पन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथ ही साथ वहाँ पे इसको ऑक्शन करने के लिए, मैंने बेचने के लिए भी बोली लगाई जाएगी। खजुराहो के पास है पन्ना, उसी से सटा हुआ एक इलाका है पन्ना। इसके अलावा क्या है, परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसा कैसा है, ठीक है। मध्य प्रदेश है, कहाँ पे एयरपोर्ट हैं, जैसे ख़ास तौर पे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इनके तो आपको याद ही रखने कि एयरपोर्ट हैं क्या, उनके नाम क्या हैं, और हो सके तो वाटरवेज़ के बारे में भी याद रखिएगा। वाटरवेज़ भी जहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश में काफ़ी नदियों का, तो उसको भी याद रखिए। और बेतवा केन का जो इंटरलिंकेज हुआ है, पहला पूरे भारत में है, इसके बारे में जानिए, किसमें कम पानी है, किसमें ज़्यादा पानी है, कहाँ से बहती है, कहाँ को गंगा में मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना, समझ रहे हैं, सिंचाई के लिए क्या काम हो रहे हैं, सिंचाई किस तरह हो रहा है। विद्युत परियोजना मतलब जैसे बांध बना दिया, अब बांध यहाँ से रखा हुआ है, यहाँ पे मोटर रखा हुआ है, यहाँ पे पानी गिरा, ये चला, बिजली पैदा हुई, और इसी के आसपास के इलाके जो हैं वो भी सींचे जा रहे हैं क्योंकि पानी है भाई। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब कि एक प्रकार इससे आप समझिए कि जैसे नर्मदा ही बह रही है, ठीक है। नर्मदा पे काफ़ी सारे डैम बन रहे हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, किस ज़िले में बन रहे हैं। इतना डीप मत जाइए, पर नर्मदा पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। अब ये करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, उसमें कवर हो जाएगा।
ठीक है, कृषि में कौन सा काम हो रहा है, किसी के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है और किस प्रकार से कौन सी सरकार है कि केंद्र है या राज्य सरकार है, पशुपालन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कितने दिन के लिए हो रही हैं, 30 दिन के लिए हो रही हैं, 15 दिन के लिए हो रही हैं, आखिर क्या क्या हो रहा है इनके लिए। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग जैसे कॉटन जो होते हैं, कॉटेज जो सबसे स्मॉल होता है, उसी को कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग मतलब कृषि के रॉ मटेरियल यूज जो करते हैं, ठीक है, कृषि को रॉ मटेरियल जैसे कॉटन को यूज कर रहा है टेक्सटाइल में, ठीक है, शुगर कैन यूज कर रहा है शुगर बनाने में, तो इसी को कहते हैं कृषि आधारित उद्योग हैं। कहाँ सिचुएटेड है, इनके बारे में हमको जानना पड़ेगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे चौथा है, जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश का हो गया, तो और भारत एवं विश्व का भूगोल हम देखेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें क्या पढ़ना है, सर्वप्रथम तो देखेंगे भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल विशेषताएँ यानी फिजिकल जियोग्राफी के बारे में देखेंगे। फिजिकल जियोग्राफी देख समझ रहे हैं क्या होता है कि यहाँ पे हिमालय है, फिर गंगा बहती है, गंगा यानी कि प्लेन, ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण इलाका है यानी डेक्कन, ठीक है, या इसको पेनिनसुलर ब्लॉक भी कहते हैं। इनके बारे में आपको समझना होगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, खनिज संपदा, जल, वाणिज्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारा, तो क्या है ये प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि प्रकृति ने हमें ये संसाधन दिया है, कहीं भी ये चीज़ नहीं है। आइसलैंड में आप चले जाइए, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमको ये संसाधन मिला है। तो ये कहाँ पे गोलकोंडा में हमको गोल्ड की खान मिलेगी, धारवाड़ इलाके में हमको क्या मिल रहा है, गोंडवाना के इलाके में क्या मिल रहा है, किस नदी में, गोल्ड नदी जिसे कहते हैं, जैसे कि दामोदर रिवर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो छोटा नागपुर प्लेटू में रिफ्ट वैली बना के गिरती है, और छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो काफ़ी रिच है मिनरल्स में, और जब रिच है तो कुछ लेके जाएगी दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर जैसे बिहार में कोसी बिहार की सौरव, इसी तरह दामोदर जो है वो वेस्ट बंगाल की सौरव है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी जानकारी, लिंग अनुपात, साक्षरता, आर्थिक, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या प्रिफर कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है कि आपको सेंसस पढ़ना होगा। सेंसस बिना पढ़े आप इस एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, इसको पढ़िए, और ख़ास तौर पे एमपी को मद्देनज़र रखिए, और इसमें भी एससी एसटी देखते चलिए, ठीक है। पूछ लेगा कितना % एसटी एससी रहते हैं, पूरे भारत में कितने रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जानें। फिर आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, प्रकृति में मानवीय संसाधन, उद्योग, आयात और साधन, विश्व और महाद्वीप, सागर, नदियाँ, प्रकृति। तो जैसे ये क्या कहना चाह रहा है, आर्थिक जियोग्राफी जैसे समझिए इसे। अब यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे नवा सिवा है, यहाँ पे मारमागांव, यहाँ पे पारादीप है। तो ये तो जियोग्राफी है, भारत के दक्षिण में है, पर ये आर्थिक जियोग्राफी है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में मिडिल ईस्ट की तरफ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, ये जियोग्राफी की वजह से, क्योंकि हम इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में काफ़ी हद तक गहरे में गए हैं, जिस कारण से ये हमें जियोग्राफिकली आर्थिक बढ़त देता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि जिस भी प्रकार से हमको आर्थिक रूप से वो सहायता दे रहा है, हमको उसके बारे में भी जानना चाहिए। अब बढ़ेंगे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है अगला टॉपिक, पाँचवा, पहला, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, तो इसके लिए कुछ नहीं, लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए, सब पढ़ते हैं, जिसको भी पढ़ना है और आपको मेंस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इनमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश की 30 के पंचायती नगरीय प्रशासन व्यवस्था। तो ये बार बार ही प्रश्न पूछता है कि हालांकि सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो आंध्र प्रदेश से हुई थी, पर संवैधानिक रूप से इस चीज़ को वैधता सबसे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दी थी। आई थिंक जहाँ तक है तो ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जाता है एमपीपीसी से। उसके बाद हमारे सामने कौन सा टॉपिक आ जाता है, इसी 5 में बी है, कह रहा है राज्य की आर्थिक व्यवस्था।
राज्य की आर्थिक व्यवस्था से इनका कहने का तात्पर्य क्या है? इनका कहने का तात्पर्य बस इतना है कि मध्य प्रदेश की जानकी जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जनजाति, वही बार बार रिपीट होके आ रहा है कि आपको सेंसस पढ़ना है, ठीक है, 2011। आर्थिक विकास यानी सर्वे पढ़ना है आपको। प्रमुख उद्योग कौन है, कौन से प्रमुख उद्योग में ये लगाना चाहते हैं पैसा, मतलब बजट के बारे में पढ़ना है। ये हर एग्ज़ाम में कॉमन है, हर एग्ज़ाम में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए अलग अलग फार्मूला, जैसे ST/SC प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने छठे टॉपिक में, GS पेपर 1 प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं आर्थिक व्यवस्था। इसीलिए मैंने कहा कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। लक्ष्मीकांत आप पढ़िए, उसमें साफ साफ ये सारी चीज़ें दी गई। अधिनियम 1935 का ये पूर्ण रूप से पहले चैप्टर में दिया हुआ है, इसे पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में भी चैप्टर बना हुआ है, इसको पढ़िए। कार्यपालिका, राष्ट्र संसद, ये भी दिया हुआ है। मौलिक आधार, तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, यही पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा जा सकता है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसमें अर्थव्यवस्था को भी डाल दिया है, आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, विदेशी व्यापार क्या हो रहा है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इन सारी चीज़ों की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इनकी ब्रांचेस कहाँ हैं मिंट करने वाली, ठीक है, उसमें से मध्य प्रदेश में भी एक है, उसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सेबी के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, साथ ही साथ BSE के बारे में पढ़ लीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इन सारी संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि हैं विज्ञान एवं पर्यावरण, इनसे यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है वो देख लेते हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत मतलब थ्योरी मतलब कुछ नहीं, आपको क्लास 6 से 10 तक पढ़नी पड़ेगी। NCERT केवल पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। NCERT पढ़ लीजिए, या फिर किसी का वीडियो आपको पसंद आता हो यूट्यूब में, वो देख डालिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। उसके बाद भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, ठीक है, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, मतलब कि पाबा एटॉमिक सेंटर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, इसरो कहाँ है, कौन सा उपग्रह इसरो ने छोड़ा है, इससे पहले पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में कितना हमने प्रौद्योगिकी कर लिया है, कितना आगे चल रहे हैं, आदित्य 1 क्या है, आदित्य 1 क्या है, इसके बारे में हमको जानना आवश्यक है। उसके बाद पर्यावरण एवं जीव विविधता, पारिस्थितिकीकरण, पोषक आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना। मैंने कहा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी साइंस की, और इसमें ये जो चारों चीज़ें दी हुई हैं, लिखा हुआ है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के जो 3-4 चैप्टर होते हैं साइंस के, खासतौर से 13 से लेके 16-17, ठीक है, मतलब लास्ट के जो 3-4 चैप्टर वो इन्वायरमेंट डेडिकेटेड होते हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की स्थिति है, और आपको वही पढ़ लेना है। आपको शंकर IAS पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड फॉर दिस, NCERT विल सफाइस। और क्या है, कुछ चीज़ें अभी भी छूट रही हैं, क्या है, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ये सब क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की NCERT में दिया हुआ है, वो भी साइंस के। कुछ नहीं करना है आपको, साइंस की क्लास 6 से क्लास 10 तक NCERT रट डालनी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले विषय पे, जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। मतलब क्या, करंट अफेयर, मतलब क्या, यहाँ पे मतलब है करंट अफेयर से। करंट अफेयर महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान, मतलब प्लेस कौन सा न्यूज़ में आया है और पर्सन कौन सा न्यूज़ में आया है। PP प्लेस जैसे क्या, अभी हाल ही में आपने देखा है
वुहान, ठीक है। वुहान एक प्लेस है जो न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए ये चाइना में है और कहाँ पे है। पर्सन में एक व्यक्ति हैं स्पेस एक्स के मालिक, उनके बारे में आप जानिए, जिन्होंने अभी स्टार लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसके अलावा किसके बारे में आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जान जाइए, एक्टर हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इन्होंने कौन सी पिक्चर की थी, इनकी आखिरी कौन सी पिक्चर थी, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं, कोविड-19, ये महत्वपूर्ण घटना है, इससे प्रश्न बनना ही बनना है। और क्या, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रगतियां एवं पुरस्कार। तो ये ध्यान रखिए, नेशनल तो अवार्ड मिलते ही हैं, साथ में मध्य प्रदेश MP काफ़ी सारे अवार्ड निकालता है। काफ़ी सारी अवार्ड में जैसे मैं एक अवार्ड की बात करूँ तो किशोर कुमार अवार्ड करके कुछ है, जो कि अगर मैं याद करूँ तो कहाँ से, खांडवा में अवार्ड मिलता है। और जो गाने में काफ़ी माहिर व्यक्ति हैं उनको मिलता है, और भी कुछ इसकी शर्तें होती हैं। तो मध्य प्रदेश खुद काफ़ी सारे अवार्ड निकालता है, उनके बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा, कहाँ ये किस प्लेस पे दिया जाता है, कौन सी एलिजिबिलिटी है जिस पे ये दिया जाएगा, कौन कौन लोग इस पर एलिजिबल हैं जिनको मिलेगा। अब इसी के साथ हमारा 8वां टॉपिक समाप्त हुआ और हम 9वें टॉपिक पर बढ़ गए हैं। 9वां टॉपिक हमारा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्या है भाई ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी? तो इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके अलावा क्या कह रहा है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट के साथ तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स। समझ रहे हैं क्या बात कर रहा है? जैसे पहला कहा कि सूचना एवं संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इसने बात की है। तो पहला टॉपिक इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो IT सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। और मध्य प्रदेश भी इसमें आगे जा रहा है। भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, इन सबको आपको याद रखना चाहिए। IT में इसने क्या किया, अभी जैसे न्यू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट करके वो मध्य प्रदेश में खुला है। केवल भारत में 4 जगह हैं जिसमें से एक मध्य प्रदेश में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा क्या है, रोबोटिक, आर्टिफिशियलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी पे बार बार चलता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी जैसे आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब जब आप अगली बार उस यूट्यूब को खोलेंगे तो उससे रिलेटेड हुए कंटेंट दिखाएंगे, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रिबोटिक्स, रिपोर्ट जैसे कोविड-19 में भी रिपोर्ट्स के काफ़ी यूज हो रहे हैं। कोविड-19 मतलब क्या, कोई आप आसपास ना जाए, आसपास तक कौन जाएगा, रिपोर्ट जाएगा। काफ़ी जगह इसका उपयोग भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस ही चल रही है पूरी दुनिया में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज हो रहा है, उसमें भी साइबर सिक्योरिटी आ रहा है। जैसे जूम है, ये कोई किसी प्रकार से सिक्योरिटी नहीं देता, इवन आपका जो भी मटेरियल उसका चोरी भी कर लेता है। तो सरकार इसके लिए काम कर रही है कि भैया हटाओ इसे। और इधर गूगल ने गूगल मीट निकाल दिया। यहाँ पे आप जिस तरह जूम पे सारी चीज़ें करते थे, यहाँ पे गूगल मीट पे आप कर सकते हैं। लिंक आपको दी जाएगी, आप चैट करिए, बात करिए। अब इसके क्या है, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें क्या हो रहा है, कौन सी प्रगति कर ली है, कौन सा नया टूल आ गया है, हैशटैग किससे बिलोंग करता है, कहाँ पे हम लिखते हैं, तो दिल हार्ट वाला किस में रहता है, ठीक है, लाइक किस में सबसे ज़्यादा करते हैं, सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ई कॉमर्स अमेजॉन, इनके तो नाम आपको याद होना चाहिए। और फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, किस तरह बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, वो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांघिक संस्थाएं। अब ध्यान रखिए, जब भी कोई एक्ट पारित होता है, ठीक है सर, तो उससे क्या हो जाता है, जो एक्ट के द्वारा लिखा गया है संविधान में, इसको स्टेचुरी बॉडी यानी संवैधानिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के अलावा जो भी जुडिशरी से जुड़ी हुई बॉडी है उनको क्वासी जुडिशरी बॉडी कहते हैं। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स आपके, और जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है उनको क्या कहेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, काफ़ी सारी चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल। कुछ भी रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, को कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा लिया गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी जैसे
जैसे आपका नीति आयोग, इसके लिए कोई बिल पास नहीं किया था, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया, तो इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हित अधिकरण, खाद्य संरक्षण इत्यादि। समझ रहे हैं क्या? नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल ST/SC कमीशन, नेशनल SC कमीशन, नीति आयोग। तो ये सब जो चीज़ें अभी मैंने बताई थी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा स्टेचुरी है, उन्हीं में से ये आपको तय कर लेना होगा कि नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तय करना होगा कि नेशनल वुमेन्स कमीशन क्या है, किसके अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम सेकेंड पार्ट पे चर्चा करेंगे।